औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हैदर काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज बाय डॉक्टर उस्मान काज़मी। आज हम जिस डिज़ीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो है हेपेटाइटिस ए। हमने इस डिज़ीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि ये वायरस, कौन सा वायरस इसको काज करता है, कितने लोग हर साल इस बीमारी में मुब्तला होते हैं और ये वायरस एक ह्यूमन से, एक शख्स से दूसरे शख्स में किस तरीके से मुंतकिल होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, इसकी क्लिनिकल फ़ीचर्स और इसकी प्रोग्नोसिस बताई थी। लिहाजा जिन अफराद ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा, अगर उनको शौक़ हो और वो अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहते हों तो वो काइंडली पार्ट 1 देख लें। आज हम सेकंड पार्ट में इसकी कॉम्प्लिकेशंस, लैब इन्वेस्टिगेशंस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसकी प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन और ये भी बताएंगे कि वैक्सीनेशन किन किन अफराद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस से। वैसे तो हेपेटाइटिस ए की कोई कॉम्प्लिकेशंस आम तौर पर नहीं होती क्योंकि ये वायरल डिज़ीज़ है, अपना कोर्स पूरा करके खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसके लिए आम तौर पर कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन न्यूनेट्स में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स में और ओल्ड पेशेंट्स में इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो भी सकती हैं, जैसा कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, वास्कुलाइटिस, एप्लास्टिक अनीमिया, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, एक्यूट किडनी इंजरी और आर्थराइटिस वगैरह। अब बात करते चलें इसकी इन्वेस्टिगेशंस की। आम तौर पर हम इस मर्ज़ को इसकी अलामात से ही पहचान लेते हैं। अगर अच्छा फिजिशियन हो तो वो आपको मुख्तसर टेस्ट लिख कर देते हैं जिनमें CBC, LFTs और एंटी-HIV, IgM और IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिनसे इस डिज़ीज़ की कंफर्मेशन हो जाती है। और LFTs आम तौर पर इस डिज़ीज़ में इतने ज़्यादा रेज्ड होते हैं कि क्लिनिशियन को मज़ीद टेस्ट करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। जब आप किसी फिजिशियन के पास जाते हैं अपना किसी मरीज़ को चेक करवाने के लिए, तो आप अपनी अलामात बताते हैं और फिजिशियन आपका मुआयना करता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं। तो डॉक्टर के दिमाग में कई डिजीज़ एट ए टाइम चल रही होती हैं जिनको वो रूल आउट करके आपको एक तशख़ीस पर लेकर आता है और उसी की दवाई की जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ ठीक हो जाता है। डॉक्टर क्या क्या सोचता है, क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, हेपेटाइटिस ए में हमने ये रूल आउट करना लाजमी होता है। इनमें इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, हेपेटाइटिस B, C, D, E, इन्फ्लुएंज़ा, हर्पीस सिम्प्लेक्स, साइटोमेगालोवायरस, ब्रूसिलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, इबोला वायरस, ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी, क्यू फीवर, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस वगैरह शामिल हैं। इस बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है। कैसे बचा जा सकता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हैंड वॉशिंग। अगर हमारी हैंड वॉशिंग प्रॉपर हो तो हम इस डिज़ीज़ से बहुत हद तक बच सकते हैं। ख़ास तौर पर वो फैमिली मेम्बर्स जिनकी फैमिली में किसी शख्स को हेपेटाइटिस ए हो गया है, तो वो मरीज़ को अलग कमरे में रखें, उसका वाशरूम भी अलग हो। मरीज़ कम से कम वाशरूम से आने के बाद 2 मरतबा अच्छे साबुन से हाथ धोए और बहुत अच्छे तरीके से रगड़ कर नाखूनों को के अंदर भी, एक तो नाखून कटे हुए होने चाहिए, दूसरा नाखूनों को भी इस तरीके से रब करके मुकम्मल तौर पर हाथों को धोए। और मरीज़ के लवाहिकीन भी हाथों को हर मरतबा वाशरूम से आने के बाद और खाने से पहले लाजमी धोएं। इससे भी आपका बहुत ज़्यादा बचाव हो सकता है।
इसके अलावा छोटे बच्चों को आदत डालें कि कोई चीज़ खा रहे हैं तो नीचे गिर जाए तो उठा कर ना खाएं, ना उनको धो कर खाने की आदत डालें। जो नीचे गिर गई है चीज़ वो ज़ाया हो गई है। इसके अलावा दूसरी चीज़ इसकी प्रिवेंशन में गारबेज डिस्पोज़ल है, यानी वो कूड़ा क्रिकेट जो हमारे घरों में इकट्ठा होता है, एक तो घरों की सफाई सही करें, दूसरा ये कि कूड़ा क्रिकेट जो इकट्ठा होता है उसको घर में जमा ना करें, उसको डिस्पोज़ ऑफ करें, बाहर ऐसी जगह पर उसको डालें जहाँ पर गवर्नमेंट ने वो जगह मुख्तस की है। यूँ ही सड़क पर ना फेंक दें। अगर आपने गली में या अपने मोहल्ले में कचरा इकट्ठा किया है तो आप ये समझें कि आपने अपने घर में कचरा इकट्ठा किया है। जिस तरीके से वो बीमारियां दूसरों के लिए फैलाएगा, आपको भी बीमार करेगा। तीसरी चीज़ कि आपके गुड सैनिटेशन होनी चाहिए। सैनिटेशन मीन्स कि नालियों का पानी जिस तरीके से घर में ना खड़ा हो, उस तरीके से आपकी गली में मोहल्ले में भी ना खड़ा हो। जिस तरीके से आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, उसी तरीके से आप अपने मोहल्ले और गली को साफ़ रखें। ये सुन्नत भी है और सफाई निस ईमान भी है। प्रिवेंशन में अब बात करते हैं वैक्सीन के रोल की। वैक्सीन हेपेटाइटिस ए की प्रिवेंशन में मेन पार्ट अदा करती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में वैक्सीनेशन उनके शेड्यूल में शामिल होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हेपेटाइटिस ए का मर्ज़ ना होने के बराबर है। दूसरी वजह ये भी है कि वो लोग सैनिटेशन का अपना बहुत ख्याल रखते हैं, हैंड वाशिंग का, गारबेज डिस्पोज़ल का। और पाकिस्तान में अक्सर जगहों पर गारबेज डिस्पोज़ल, हैंड वाशिंग और सैनिटरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे वैक्सीनेशन शेड्यूल में इसकी वैक्सीनेशन शामिल भी नहीं और अवेयरनेस की भी कमी है। बहुत से लोग जानते बूझते भी इसकी वैक्सीन नहीं करवाते। 1 से 40 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाती है और 1 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा वालों को इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाई जाती हैं। आम तौर पर वैक्सीन की 2 खुराकें सफिशेंट होती हैं और 2 ही लगाई जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि वैक्सीन किन अफराद में ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स, एनिमल हैंडलर्स यानी वो लोग जो जानवर पालते हैं या मंडियों में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ड्रग अब्यूज़र्स यानी नशेई लोग जो किसी किस्म का नशा करते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग इंजेक्शन्स लगाते हैं, क्योंकि इन लोगों में कोई भी डिज़ीज़ होना हमारे माशरे के अंदर बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि ये डिज़ीज़ को बहुत स्पीड से दूसरे लोगों में मुंतकिल करते हैं। उसके अलावा फूड हैंडलर्स यानी कि बावर्ची खाने में काम करने वाले लोग और वेटर्स वगैरह, इनको भी लगाना ज़रूरी है। सीवेज वर्कर्स यानी जो लोग सीवेज का काम करते हैं, कूड़ा क्रिकेट का उठाते हैं या सफाई का काम करते हैं, उनके लिए। और क्लोज़ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को, कि जो लोग कि जिनके घरों में कोई मरीज़ है हेपेटाइटिस ए का, उनके घर वालों को भी वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यानी कि इसके इलाज की। क्योंकि ये एक वायरल डिज़ीज़ है और आम तौर पर किसी वायरल डिज़ीज़ के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपना दौरानिया कंप्लीट करके ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। बहुत से लोगों में तो इसकी अलामात इतनी कम होती हैं कि उसके लिए किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती और मरीज़ आम तौर पर बिल्कुल ख़ुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हल्का सा बुखार या जिस्म में दर्द होता है, वो डॉक्टर साहिब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहिबान उनको पैरास्टामोल वगैरह लिख कर देते हैं, वो 2-4 दिनों में ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। ना उनकी आंखें पीली पड़ती हैं, ना उनका और कोई मसला होता है, जिसकी वजह से ना वो टेस्ट करवाते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। बहुत से ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें अलामात बहुत ज़्यादा होती हैं, रंग पीला पड़ जाता है,
जिस्म में दर्द होता है तो वो पेशाब भी पीला हो जाता है। जब वो शीशे में देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका रंग बहुत पीला है, आंखें पीली हैं, जिस्म में कमज़ोरी भी होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसे मरीज़ों के लवाहिकीन, डॉक्टर साहिबान, हेल्थ केयर वर्कर्स और सोशल वर्कर्स जो अवेलेबल हों, वो इस पेशेंट को रीअश्योर करवाएं कि ये कोई इशू नहीं है, आप इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत से लोग हर साल इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। रीअश्योरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आम तौर पर इसके लिए किसी किस्म की एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ अच्छी डाइट दें, बेड रेस्ट अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत हो तो दें, वरना घर में चल फिर भी सकते हैं। नरम ग़िज़ा खाएं, फ़ैट फ्री डाइट लें। स्मोकिंग आम तौर पर पेशेंट इस डिज़ीज़ में नहीं कर सकते क्योंकि एवर्शन टू स्मोकिंग होता है। टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि स्मोकिंग का भी टेस्ट बुरा लगता है, लेकिन फिर भी हम एज ए डॉक्टर मना करते हैं कि स्मोकिंग ना करें। ड्रग्स ना लें, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स ना लें, अल्कोहल बिल्कुल मना है। घर पर सफाई का ख़ास ख्याल रखें, हैंड वॉश प्रॉपर करें, ख़ुद भी करें और जो लवाहिकीन हैं वो भी करें। और वाशरूम मरीज़ के लिए अलग होना चाहिए ताकि वो हाथ धोकर आएँ या वाशरूम यूज़ करें तो किसी और बंदे में जरासीम ट्रांसफ़र ना हो। उसके अलावा जो खाना बने उसके लिए कटलरी सेट और क्रॉकरी मरीज़ के लिए अलग होनी चाहिए ताकि मरीज़ के हाथों से या चम्मच से वायरस किसी दूसरे शख्स में मुंतकिल ना हो। और घर में खाना सर्व करने का काम भी मरीज़ ना करें। प्रोग्नोसिस इस डिज़ीज़ की एक्सीलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं। लेस दैन 1% लोगों की मोर्टेलिटी होती है, वो भी वो लोग फौत होते हैं या डिज़ीज़ उन लोगों में शदीद होती है जिनमें इम्यूनिटी कम हो, जैसा कि छोटे बच्चे या बूढ़े या खुदा न खास्ता इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हर किस्म की बीमारी से बचाए, अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो। हमारे चैनल पर आने वाले नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकें, अपना ख्याल रख सकें और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रख सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।